हेलो हेलो, माइक चेक। तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, चैप्टर नंबर 17 है। तो इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वही ट्राई करेंगे केवल, और वो भी किसके लिए, नीट या सीयूटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 17 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। ठीक है ना, तो इसके अंदर अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज। तो ये पूछना चाह रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर कि रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज, कि इंसेक्ट के अंदर डायरेक्टली रेस्पिरेशन होता है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर है a tissue exchange of O2 and CO2 directly with then air in the tubes। नहीं, the tissue exchange O2 and CO2 directly with coelomic fluid, बिल्कुल नहीं। C is the tissue exchange O2 and CO2 directly with the air outside through the body surface। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, तो फोर्थ भी अपन देख लेते हैं। फोर्थ क्या करने जा रहा है, ट्रेकियल ट्यूब्स एक्सचेंज O2 एंड CO2 डायरेक्टली विद हीमोसिल विद देन एक्सचेंज दिस टिश्यू। तो ये भी नहीं है। तो ये देखो, ये इसके अंदर यहाँ पर मैंने यहाँ लिख रखे हैं सारे, इधर मैंने इनके नाम लिख रखे और इधर इनके रेस्पिरेशन की टाइप लिख रखा है। ठीक है ना, तो पहले हम जब शुरू करेंगे तो लोअर इनवर्टिब्रेट से शुरू करेंगे। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल डिफ्यूजन होता है, जिसके अंदर आते हैं स्पंज, सिलेंट्रेट और फ्लेटम। तो वो सारे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सेकंड, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, अर्थवॉर्म मोइस्ट क्यूटिकल के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। थर्ड इज एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं इसको। फोर्थ इज इंसेक्ट, जो कि दे रखा है यहाँ पर। तो इंसेक्ट क्या करते हैं, ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ट्रेकियल ट्यूब्स का एक जाल होता है डायरेक्ट बॉडी तो डायरेक्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, इसके बाद है मोलस्क में क्या होता है, लंग्स होते हैं, जो कि लंग्स होते हैं एक तरह से वस्कुलर बैग्स की तरह होते हैं। सिक्स्थ नंबर इज वर्टिब्रेट्स और फिशेस। वर्टिब्रेट और फिशेस के अंदर गेल्स होते हैं। सेवेंथ इज एम्फीबियन, रेप्टाइल और बर्ड्स और मैमल्स। इन चारों के अंदर लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा इसके बाद में आते हैं एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस के अंदर मोस्ट स्किन के द्वारा भी कर सकते हैं वो, और लंग्स के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। तो इसमें अपन को रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है ना, तो अपन इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करते हैं। एक सेकेंड, ओके। तो ह्यूमिफाइड द एयर बिल्कुल करेक्ट है, वार्म अप द एयर बिल्कुल करेक्ट है, डिफ्यूजन द गैसेज बिल्कुल करेक्ट है, क्लीन अप द एयर ये वाला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है, क्योंकि हवा को साफ नहीं करते। ठीक है, इसके बाद के अंदर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अपना ए पर्सन सफ़र पंक्चर इन हिज चेस्ट कैविटी इन ए एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, इट्स इफेक्ट कुड बी। तो ये पूछ रहा है कि एक पर्सन है जिसके लंग के अंदर जिसके चेस्ट कैविटी में पंक्चर हो गया, बट उसके लंग्स के अंदर कोई भी डैमेज नहीं हुआ। तो इसका इफेक्ट उसकी बॉडी पर क्या होगा। तो रिड्यूस द ब्रीथिंग रेट, नहीं बिल्कुल, रिड्यूस द ब्रीथिंग रेट हो सकती है, रैपिड इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, नो चेंज इन रेस्पिरेशन सेशन। इस क्वेश्चन को अपन स्किप करेंगे क्योंकि इसका राइट आंसर दे रखा है थर्ड, बट ये इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, तो अपन इसको होल्ड रखेंगे। ठीक है, और ये वैसे पूछा नहीं जाएगा नीट के अंदर, क्योंकि ये
क्योंकि ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये ऐसे क्वेश्चन नीट के अंदर नहीं आते। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। इट इज़ नो दैट एक्सपोजर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू एनिमल्स बिकॉज क्या कि ये पूछना चाह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल क्यों होता है एनिमल्स के लिए अगर एक्सपोजर ज़्यादा मिले तो इट्स रिड्यूस CO2 ट्रांसपोर्ट, इट्स रिड्यूस O2 ट्रांसपोर्ट, इट्स इंक्रीज CO2 ट्रांसपोर्ट और इट्स डिस्ट्रॉय हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू दे रखा है इसके अंदर 4 दे रखा है इसका आंसर 4। बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ये रिड्यूस कर सकती है CO2 को ट्रांसफर, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बिनो हीमोग्लोबिन बना लेगी ये। कार्बिनो हीमोग्लोबिन बना लेगी, इसलिए ये इसका सेकंड भी हो सकता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 5th नंबर, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीथिंग। तो नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंस्पिरेशन इज पैसिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपायरेशन इज एक्टिव। इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपायरेशन इज पैसिव। इंस्पिरेशन इज एन एक्सपायरेशन आर एक्टिव प्रोसेस। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन आर पैसिव प्रोसेस। जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो वो होती है एक्टिव प्रोसेस, और जो एक्सपायरेशन होती है जब हम तो वो होती है पैसिव प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5th का बी। 5th करेक्ट आंसर इज बी। अ पर्सन ब्रीथ इज सम वॉल्यूम एयर बाय फोर्स्ड इंस्पिरेशन after having a forced expiration the quantity of air taken in is। तो ये पूछना चाह रहा है कि जब हम फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हैं अंदर की तरफ, उसके बाद के अंदर जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन करते हैं तो वो क्वांटिटी किसके बराबर होगी। तो मैंने यहाँ पर सारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम यहाँ पर नोट कर रखी है। तो ये देखो, टाइटल वॉल्यूम होती है 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 2500 से 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 से 1100 ml, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होती है 1100 से 1200 ml। ठीक है ना। अब इसके बाद में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, वो होती है टाइटल वॉल्यूम प्लस IRV, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है वो होती है TRV प्लस ERV। ठीक है ना। ये इसी तरह ही नेक्स्ट लिखी हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद में हम जितनी फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर सकते हैं ना, तो वो क्वान्टिटी किसके बराबर होगी। तो वो क्वांटिटी हो गई हमारी टोटल लंग कैपेसिटी के बराबर, जिसको हम बोलते हैं TLC। ये रही TLC, जिसके अंदर कौन कौन सी चीज़ आएगी TLC के अंदर? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आएगी इसमें, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम आएगी इसमें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइटल वॉल्यूम भी आएगी इसमें, और इसमें आएगी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यानी कि इसमें चारों चीज़ आएगी। कौन कौन सी? TLC के अंदर RV प्लस TV प्लस ERV प्लस IRV। ठीक है ना। अब उसके अलावा टाइटल वॉल्यूम दे रहेगा, तो टाइटल वॉल्यूम कितनी होती है 500 ml। सेकेंड ऑप्शन 500 ml। वाइटल कैपेसिटी VC जिसको बोलते हैं, उसके अंदर केवल और केवल कौन सी चीज़ उसके अंदर नहीं आएगी? रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आएगी उसके अंदर। टाइटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ही आएगी। ठीक है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ O2 बाइंडिंग ऑफ Hb। तो ये पूछ रहा है कि जब O2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करती है और बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
तो उसकी कंडीशन कौन कौन सी होती, तो उसकी कंडीशन होगी प्रेशर ऑफ O2 हाई, इसके अलावा जितने प्रेशर होंगे जैसे कि प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, H प्लस की कंसनट्रेशन भी लो होनी चाहिए, इसके अलावा टेम्परेचर भी लो होना चाहिए, तब जाके कौन सी बनेगी अपनी ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगी। लेकिन वो अपने को यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, वो अपन को क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है वो अपन को। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सा होगा, इसके अंदर हायर पीएच, लोअर टेम्परेचर, लोअर प्रेशर ऑफ CO2 हायर, इसके अंदर पीएच है ना वो लोअर होनी चाहिए, हायर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि H प्लस की कंसनट्रेशन कम होनी चाहिए, और H प्लस की कंसनट्रेशन कम होगी तो पीएच भी कम होगी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमंस। तो ये कौन कौन सी मसल्स नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पर इन्वॉल्व होती है, तो इसके अंदर ऑप्शन होगा आपका डी, डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल कोस्टल मसल ये नहीं हो सकती, डायफ्राम एंड अब्डोमिनल मसल भी नहीं होती इसके अंदर, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल ये भी नहीं हो सकती, डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल अंदर की तरफ जो मसल्स होती है ना इंटरनल, वही इसके अंदर इन्वॉल्व होती है नॉर्मल ब्रीथिंग के दौरान। फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के दौरान अलग मसल्स होती हैं इन्वॉल्व। ठीक है, इसके बाद हमें 9th नंबर क्वेश्चन है, इंसिडेंट ऑफ एम्फीसीमा इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकर्स इन सच केसेस। तो वो पूछ रहा है कि एम्फीसीमा केसेस के अंदर कौन सी चीज़ होती है, तो एम्फीसीमा के केसेस के अंदर चीज़ होती है, उसमें क्या होता है कि एल्विलाई की जो वॉल होती है ना वो डैमेज होता है, जो एल्विलाई जो होता है रेस्पिरेटरी लंग्स के अंदर जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है, तो ये जो वॉल है ये डैमेज हो जाती है, ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है सिगरेट के कारण, ये डैमेज हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी, सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसी का मैंने यहाँ पे सारे जो डिसऑर्डर है वो लिख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ ये रहे, अस्थमा के अंदर क्या होता है, ये भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सारे लिखे हैं मैंने। अस्थमा के अंदर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाई, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है अस्थमा जो डिजीज होती है उसके अंदर ब्रोंकियाल्स के अंदर, यहाँ जो ब्रोंकियाल्स है इसके अंदर हो जाती है, और इसके अंदर क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है इसके अंदर, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, फ्लू टाइप बनने लग जाता है। ठीक है, एम्फीसीमा ये क्रोनिक डिसऑर्डर होती है, राइट, ये रहा एम्फीसीमा जो बोल रहा था, एल्विलाई वो डैमेज हो जाती है, मैंने बता दिया। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया होती है जहाँ से वो कम हो जाता है, ऑब्वियसली कम हो जाता है, और सिगरेट स्मोकिंग होता है। उसके अलावा एक और डिजीज दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है, इसके अंदर लंग डैमेज हो जाता है, किस कारण, इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम के अंदर करते हैं तो उनकी जो रेगुलरली वो धूल और मिट्टी कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो इसके कारण उसके लंग्स के अंदर डैमेज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस इन रेगुलेटेड बाय सर्टेन स्पेशलाइज्ड सेंटर्स in the brain. One of the following listed centers can reduce the inspiratory duration upon stimulation. तो इसके अंदर वो पूछने जा रहा है कि जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के दौरान जो ब्रेन के अंदर जो रेगुलेटरी सेंटर होते हैं ना, उसमें से कौन सा सेंटर यहाँ पर लिस्टेड है जो कि रिड्यूस कर सकता है इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन को। तो इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं ना, इंस्पायरेटरी ड्यूरेशन, तो उसको कौन सा सेंटर है जो कि उसको कम कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, न्यूमेटॉक्सिक जो सेंटर होता है ना वो रेस्पिरेटरी, जब इंस्पायरेटरी रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। तो 10th का करेक्ट आंसर होगा अपना
बी, ठीक है ना। और इसी को मैंने यहाँ पर समझाने के लिए लिख रखा है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो प्राइमरी जो सेंटर होता है रेगुलेशन जैसे वो होता है रिदम सेंटर, और वो कहाँ पर होता है मेडुला रीजन के अंदर। तो यही है जो मेन रेस्पिरेटरी को कंट्रोल करता है। लेकिन इसके अलावा एक और ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जिसको पॉन्स रीजन में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है वो, और उसको हम बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या है कि ये है ना मेनली रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट कर सकता है, और रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट कर सकता है तो उसको कम भी कर सकता है, इंक्रीज तो नहीं कर सकता लेकिन कम या रिड्यूस ज़रूर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद के अंदर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, CO2 डिसोसिएट फ्रॉम कार्बिनो हीमोग्लोबिन व्हेन। तो ये पूछ रहा है कि जब कार्बिनो हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है तब कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। तो कार्बिनो हीमोग्लोबिन का मतलब होता है CO2 और हीमोग्लोबिन का टूटना, ठीक है ना। तो ये कब टूटेंगे, जब प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होगी, ठीक है। प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होगी, प्रेशर ऑफ CO2 कम होगी, H+ की कंसंट्रेशन भी कम होनी चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, और H+ की कंसंट्रेशन कम होने से pH भी कम होगी। तो इसके कारण कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें देखना पड़ेगा अपन को। हाई प्रेशर ऑफ CO2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, हाई प्रेशर ऑफ O2 ये हो सकता है। प्रेशर ऑफ CO2 एंड प्रेशर ऑफ O2 आर इक्वल नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव नहीं। सेकंड वाला देखना अपन को, प्रेशर ऑफ O2 इज हाई एंड प्रेशर ऑफ CO2 इज लो। तो करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा अपना, सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में अपन 14 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन ब्रीथिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। तो ये पूछा जा रहा है कि हम इन ब्रीथिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, तो हम एयर का वॉल्यूम कौन से मीटर से नाप सकते हैं। यहाँ पर 4 इंस्ट्रूमेंट दे रखे, स्टेथोस्कोप, हाइग्रोमीटर, स्पिग्नोमीटर और स्पायरोमीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है अभी इसका तो वो होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका डी। अब इसके अलावा स्टेथोस्कोप जो होता है ना, स्टेथोस्कोप, तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उससे हार्ट की साउंड सुन सकते हैं, जो लब और डब होती है वो सुन सकते हैं, या किसी भी बॉडी ऑर्गन की साउंड सुन सकते हैं, बॉडी ऑर्गन की साउंड सुन सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर का काम होता है ह्यूमिडिटी को मेजर करना, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है ये। और स्पिग्नोमीटर जो होता है, स्पिग्नोमीटर का काम होता है ब्लड प्रेशर को वॉल्यूम मेजर करना, सॉरी ये क्या करता है स्पिग्नोमीटर, ये होता है जो है वो करता है ब्लड वॉल्यूम को मेजर कर सकता है कौन, स्पिग्नोमीटर। तो ये अपन चारों स्टेटमेंट चारों का पता होना चाहिए अपन को। इसके बाद में अपन 30 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैप्शन एंड मार्क द करेक्ट आंसर। तो ये अपन को ये अलग अलग वॉल्यूम और कैपेसिटी दे रही है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो पहला देख रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो मैंने यहाँ पहले आपको बताया था इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर आती है टाइटल वॉल्यूम प्लस कौन सी, टाइटल वॉल्यूम प्लस ये दे देगा यहाँ पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइटल वॉल्यूम प्लस IRV। तो ये तो होगा ही नहीं इसका आंसर, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। वाइटल कैपेसिटी वी सीट के अंदर दे रहा है, वाइटल कैपेसिटी टाइटल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV, ठीक है ना, IRV प्लस ERV। तो सेकंड करेक्ट, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर वाइटल कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी मेज रिजर्व वॉल्यूम RV के अंदर, तो ये गलत है, ठीक है।
माइनस की बात कर रहे हैं ना, तो हाँ हो सकता है। एक जस्ट मिनट, वो पूछ रहा है VC के अंदर से अपन अगर क्या कर देंगे IRV, तो बच जाएगा TV प्लस ERV, ठीक है। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम हो सकती है 1100 से 1200 तो नहीं हो सकती, तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो थर्ड भी इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है? तो अगर अपन ऑप्शन देखेंगे यहाँ से तो थर्ड ऑप्शन अपन को दिख जाएगा शायद, ठीक है। हाँ थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो 13 का ऑप्शन नंबर, सॉरी थर्ड नहीं सेकंड, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट और थर्ड इनकरेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन नंबर सही। इसके बाद हम अपन डिस्कस करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शो ए राइट शिफ्ट इन केस ऑफ। तो वो पूछना चाह रहा है कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है, जो कि सिग्मोइड कर्व होता है, ठीक है। तो इधर जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और इधर O2 बाइंडिंग परसेंटेज, जस्ट वेट एक मिनट। तो इधर है वो क्या होता O2 बाइंडिंग परसेंटेज, ठीक है। तो ये पूछ रहा है राइट शिफ्ट। अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे तो राइट शिफ्ट इधर होगा, राइट। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, पेज के अकॉर्डिंग या बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो राइट शिफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो यही अपन को इसमें ध्यान रखना है। तो वो पूछ रहा है कि मेज द फॉलोइंग मान डिसीजन कर सो राइट शिफ्ट इन, ठीक है ना। तो राइट शिफ्ट कब होगा? राइट शिफ्ट होने की कंडीशन होगी इसके अंदर हाई प्रेशर ऑफ O2। ये जो इधर जाएगा ना, तो प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज होगा। ये जब ग्राफ इधर शिफ्ट होगा, ये जैसे जैसे इधर शिफ्ट होता जाएगा, इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज B। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? B इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। B इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन का डिस्कस करने जाएं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग एंड मार्क, इसमें तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, ठीक है। तो इसके ऑप्शन यहाँ नीचे दे रखे हैं। मैच द फॉलोइंग, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट एनिमल दे रखा है, दूसरा रेस्पिरेटर के अंदर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ये क्वेश्चन है। तो अर्थवॉर्म है वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है? वो रेस्पिरेशन करता है मोस्ट क्यूटिकल के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में बी जो एक्वेटिक ऑर्थोपोड है वो किसके द्वारा करते हैं? एक्वेटिक ऑर्थोपोड जो होता है वो ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिशेस जो होती है, फिशेस करती है किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं, बर्ड्स और रेप्टाइल के अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी सेकेंड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड, ठीक है। और अपन इसको इधर भी देख सकते हैं, ये देखिए अर्थवॉर्म के अंदर ये रहा अर्थवॉर्म मोस्ट क्यूटिकल, ठीक है। एक्वेटिक ऑर्थोपोड ये रहा एक्वेटिक ऑर्थोपोड, इसको हम गिल्स के द्वारा करते हैं। सी फिशेस के अंदर क्या होता है? ये फिशेस के अंदर गिल्स के द्वारा करते हैं, ठीक है ना। सी का सेकेंड। तो ये आज अपन अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीथिंग एंड एक्सरसाइज ऑफ गैसेस की एनसीईआरटी एग्जामिनर खत्म होगी। तो बने रहिए चैनल के साथ। इसके साथ में अगले चैप्टर की भी एनसीईआरटी एग्जामिनर रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।